आइए अब घन को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं एक नया सवाल। कुछ ऐसा करते हैं, जरा एक बार इसको फिर से ध्यान से देखिए। ये हमारी घन संख्या लिखी हुई है, एक तरफ संख्या एक तरफ उसका घन, इधर भी संख्या इधर भी एक तरफ घन लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब एक का घन लेते हैं यानी इकाई अंक पर जिसका एक होता है, हालांकि 1 से 9 तक तो इकाई अंक ही है, यहां से दहाई शुरू होते हैं, तो ये दहाई अंक वाले ले चाहे इकाई अंक वाले ले, तो जिन संख्याओं के इकाई अंक पर 1 है, जैसे इस पर इकाई पर 1 है, इसके इकाई पर 1 है, तो उसकी जो घन की समाप्ति होती है वो कहां पर जा रही है, वो भी इकाई अंक पर जा रही है, यानी 1 पर ही जा रही है। ठीक है। और देखिए 4 को लीजिए, तो 4 का इकाई अंक कहां पर समाप्त हो रहा है, 64 पर, और ये देखिए 14 का 4 पर समाप्त हो रहा है, यानी 4 का जो घन निकल रहा है संख्या, जिसकी संख्या के इकाई अंक पर 4 है, यदि हम उसको सीधे घन निकालना पड़े तो वो 4 वाला 4 पे ही समाप्त हो रहा है, देख लीजिए। 5 वाला 5 पर ही समाप्त हो रहा है, ये भी देख लीजिए। 6 वाला 6 पर समाप्त हो रहा है, ये भी देख लीजिए। अब यहां पर देखना है थोड़ा सा, अभी एक चीज और देख लीजिए। 9 वाला जो है ये 9 पर समाप्त हो रहा है, और 0 वाला 0 पर, इतनी संख्या एक जैसी मिल गई। अब यहाँ देखिए 5 यानी 1 की संख्या जिसपे आएगी, ये 1 वाला वो समाप्ति घन पर हम उसे ढूंढेंगे। अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछे कि किसी संख्या का घन बताइए, जैसे मान लीजिए जिसके इकाई अंक पर है 16 या 26, तो हमको घन वाली संख्या भी जिसके इकाई अंक पर 6 होगा उसी को तलाशना है, और इधर उधर ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि जो कोई भी इकाई अंक पे जो अंक आ रहा है उसका घन भी उसी अंक पे समाप्त हो रहा है। लेकिन अब इनको देखिए, 8 सॉरी 2 जो है, ये 2 वाला कहां पर समाप्त हो रहा है, 8, ये देखिए 12 है, 12 किस पर समाप्त हो रहा है, 17 28 यानी 8 पर। यानी जब जिसके इकाई अंक पर 2 है और उसका घन ढूंढना है तो वो कहां पर ढूंढेंगे हम, 8 में। 3 वाला 27, 13 वाला 21 97, यानी 13 वाला किस पे जा रहा है, 7 पे, तो हो क्या रहा है, 2 वाला किस पे जा रहा है, 8 पे, 3 वाला 7 में। इधर देखिए 8 वाला 2 पर, ये देखिए 8 वाला ये 2 पर, और ये 7 वाला 3 पर, ये देखिए 7 वाला 3 पर, और 1 वाला तो 1 पर है। तो क्या मिल गया हमको, हमको ये मिल गया कि जिस संख्या का इकाई अंक 1 है वो तो कुछ सेम ही है, बाकी तो सब 1 फिर 4 5 6, 1 4 5 6 9 और 0, 9 और 0 ये अगर अंक हैं तो हमको इसी में ढूंढना है। और जिनका इकाई अंक ये किसी में ढूंढना है, स्वयं, मतलब उसी में, स्वयं में, मतलब जो इकाई अंक है वही स्वयं में मिलेगा। और जिनके इकाई अंक में 2 है तो वो किस में ढूंढेंगे, 8 में। 3 है तो 7 में, और इसी का ठीक उल्टा, अगर 8 है तो हम 2 में ढूंढेंगे, और 7 है तो हम उसे इकाई अंक जिसका जो घन का होगा 3, तो जिसके इकाई अंक में 7 आ रहा है तो उसके घन अंक में 3 इकाई में होगा, जिसके इकाई अंक में 8 आ रहा है तो उसके इकाई अंक में 2 में मिलेगा, और अगर इकाई अंक में शुरू में ही 2 है तो उसके घन अंक में 8 मिलेगा, और जिस संख्या के इकाई अंक पर 3 है तो उसके घन संख्या के इकाई अंक पर 7 मिलेगा। ये 2 चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब ये 2 चीजें ध्यान रखने के बाद हम एक आध प्रश्न लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब हम इसको यहां से उड़ाते हैं और इसके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कुछ संख्याएं दी हैं, इनको पहचानते हैं।
अब ये लिखा हुआ है 33 31, दूसरा 88 88 और तीसरा, या क्रम से लिख लेते हैं तो और अच्छा लगेगा। पहला ले लीजिए 33 31, दूसरा 88 88, तीसरा 149, चौथा 1005, पांचवा 1024, छठवां 77, आठवां 50 22 और ये रहा 8वां 53। अब ये देखना है प्रत्येक के घन के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। मतलब यदि इनका घन करूं मैं, ये संख्याएं हैं और इनका यदि मैं घन करूं तो घन का इकाई अंक क्या होगा? घन का इकाई अंक क्या होगा? ऐसे प्रश्न पूछा करते हैं अधिकांशतः परीक्षाओं में, और वो एक एक नंबर की परीक्षाएं होती हैं या तो कंपटीशन में, तो इस तरह के आते ही आते हैं। अब आपको ध्यान होना चाहिए, अभी अभी हमने पढ़ा, देखो जी, एक वाले में तो स्वयं में ढूंढना पड़ेगा। एक जो है उसका इकाई अंक किस में आएगा? एक पर ही आएगा। और 8 वाला किस में ढूंढेंगे? देख लीजिए, 8 वाले को 2 में, 2 वाले को 8 में, तो 2 8 का किस में जाएगा? 2 में। वेरी इजी। 9 का कहा जा रहा है? देखिए 9 का स्वयं में, 9 का मतलब 9 का 9 ही रहेगा। 1005 कहा जाएगा? 5 का 5 में, देखो कि 5 का 5 में। 4 का 4 भी इसी तरफ है, तो 4 के 4 में ढूंढेंगे। 7 कहाँ देखेंगे जी? 7 इधर आ रहा है, तो 7 का 3 में देखेंगे। और 2 कहाँ जाएगा जी? 2 का 8 में, तो उसको 8 में ढूंढेंगे इकाई अंक में। और 3 का 3 भी इधर है, तो 3 का कहाँ में जाएगा? 7 में। इस तरह ये हम आराम से किसी संख्या का इकाई अंक ढूंढ सकते हैं और उसको आसानी से पहचान सकते हैं। अब लेते हैं दूसरा प्रश्न। ये घन को आगे बढ़ाते हैं, इस लाइन को समझने का प्रयास करते हैं कि स्वयं के घन में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड 3 बार आता है। इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। अब एक संख्या लेते हैं, मान लो 2 4 4 का गुणनखंड करते हैं। 4 कैसे करते हैं? ऐसे ना, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? ऐसा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 1 आ जाता है। तो इसका मतलब ये 2, इसके 4 के अभाज्य गुणनखंड 2 हुए। अभी कह रहे हैं उसके घन का अभाज्य गुणनखंड। अब इसका भी घन कर लेते हैं। इसका घन का मतलब होता है 4 का 3 बार गुणा। 4 चौके 16, चौके 64, अभी हम पढ़ चुके हैं। 3 बार आता है कि नहीं, जरा करके भी देख लो जी, इसको भी करके देख लो। तो यहाँ पर लिखेंगे 64। इसका अगर हम निकालें तो 2 3 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16 है, और 2 चौके 8, और 2 दूना 4 और 2 एकम 2। इसका मतलब 1 3 ये इधर का जोड़ा, 1 3 का जोड़ा इधर। इसका मतलब क्या हुआ? हम 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 और ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, यानी कि पहले के 3 और दूसरे के 3। इसका मतलब 2 की घाते 3 और 2 की घाते 3, इस रूप में लिख सकते हैं ना। इसको भी देख लीजिए। 6 को कैसे लिख सकते हैं? 6 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 6 का कैसे जाता है? 2 3 6 और 3 एकम 3, यानी 6 किस में आ गया? 2 और 3 के रूप में। अब इसका घन, यानी कि 6 का घन, 6 का घन कितना होगा? 6 6 6 216। 6 का घन कितना होता है? 216। अब 216 का ये बन रहा है या नहीं, ये जरा एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर निकाल के देखिए तो आपको क्लियर हो जाए। तो ये लीजिए 200 रहे, ये रहा 216। अब यहां से निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 अट्ठे 16। 2 से लेंगे तो 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 से लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 2 से 2 11, तो 3 नवा 27, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। 216 कितने बार आ गया? देखिए 3 ठो 2 है और 3 ठो 3 है। यहाँ पे लिखेंगे कैसे?
2 गुणे 2 पहला 3, दूसरा 3 और तीसरा 3, जोड़े कितने बन रहे हैं? एक इसका एक इसका। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 3। इन दोनों को देख के आपको क्या लग रहा है? इसको अगर ध्यान से देखें तो क्या नजर आ रहा है? अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले सूत्र पढ़े हैं। सूत्र क्या पढ़े हैं? कुछ ऐसा नहीं लिख रहा है। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए इसको ले लेते हैं, 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 3 का मतलब कितना आ रहा है? ये 6 की घाते 3, यही तो आ रहा है। और अगर हम उसको ये भी देख लीजिए, ये कैसा आ रहा है? 2 की घाते 3 गुणे 2 की घाते 3, इसका मतलब आ रहा है 4 की घाते 3। इनको ध्यान से देखिए, कुछ पैटर्न नजर आ रहे हैं। यदि हम इनको a और b मान लें तो हम और घाते तो दोनों की सेम आ रही हैं, तो a की घाते m इंटू b की घाते m अगर मान लें तो इन दोनों का गुणा हो जा रहा है नीचे। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये ab हो रहा है। ab माने आपस में गुणा, और इस पूरे की घाते m, ये भी निकल के आ रहा है। यही हमें जानना था कि इसका नियम का पालन करता है, यानी अभाज्य गुणनखंड प्रत्येक बार स्वयं के घन में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड 3 बार आता है। ये इस सूत्र से भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? यानी सूत्र यहां से आता है। आगे चलते हैं। अब इस प्रश्न को लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि निम्न संख्याएं क्या पूर्ण घन है? अब पूर्ण घन निकालने के लिए सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड भी दिखे, उसको जानने की कोशिश करते हैं या नहीं। तो चलिए एक एक करके उठाते हैं। इसको लेते हैं 216। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा पहले। 2 एकम 2, 2 शून्य 0 और 2 अट्ठे 16। 2 से लीजिए, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। फिर से 2 से लीजिए, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। फिर से लीजिए 3 से, 3 नवा 27। 3 से लीजिए, 3 तिरका 9 और ये 3 एकम 3। अब इनके जोड़े बना लीजिए। कैसे? 216 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 बार 2 है, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पहला 3, दूसरा 3 और ये तीसरा 3। देखिए, एक जोड़ा इधर बना, एक जोड़ा इधर बना। जोड़ा मतलब 3 के जोड़े, क्योंकि घन को बोल रहे हैं। तो बन जाएगा 2 की घाते 3 और 3 की घाते 3। इससे क्या निकल के आ रहा है? ये 2 और 3, इसका मतलब हो गया 2 3 6 की घाते 3। हाँ, ये क्या है बोल रहे हैं? क्या पूर्ण घन है? तो इसको लिख देंगे, हाँ, 216 एक पूर्ण घन है। पूर्ण घन है। इसको देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है? 243। इसको भी निकाल के देख लीजिए। इकाई अंक ही 3 पर है तो विषम संख्या ही ट्राई करेंगे। 3 से ही शुरू करिए। तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। 3 से लीजिए, 3 नवा 27। 3 से लीजिए, 3 तिरका 9। 3 से लीजिए, 3 एकम 3। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 243 को हम पहला 3, दूसरा 3, तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा, 1 2 3 4 5 3 है। अब इनके जोड़े बना लीजिए। ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ। इसका मतलब हो गया 3 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 2। ये इसमें देखिए पूरे जोड़े नहीं बने। जब इसके पूरे जोड़े नहीं बने तो हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि पूरे जोड़े नहीं बने, अतः यह पूर्ण घन नहीं है। बस इतना ही करना है। अब आगे चलते हैं। अभी इसमें से एक प्रश्न उठाते हैं हम लोग कि राज ने प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाया। प्लास्टिसिन को समझ रहे हैं? वो ये पी जिसको बोलते हैं, वो जो बैठने के लिए आजकल वो टेंट हाउस वाले इस्तेमाल करते हैं, गद्दा टाइप का। तो वो प्लास्टिसिन, तभी पॉलीथीन का ही होता है, वो प्लास्टिसिन बोलते हैं उसको।
तो राज ने प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाया। इस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और पुनः 15 सेंटीमीटर है। एक पूर्ण घन बनाने के लिए उसे ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? मतलब ये उसका आकार है। अब उसको मिला के बने के इसने 15, 30 और ये इसके हिसाब से एक घन है। अब वो बोल रहे हैं कि एक पूर्ण घन, अब पूरे को मिला के मैंने अगर जोड़ दिया सारे के सारे को, तो उसमें क्या कुछ और लगेगा? अगर पूरा हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसमें और कितने, ये कह रहे हैं कि ऐसे कितने घन लगेंगे, इसका मतलब पूरा तो नहीं हो रहा है। तो वो ज्ञात करना है कि उसमें इस साइज की कितने और घन लग सकते हैं। तो इसका क्या तरीका है? इसका तरीका ये है कि पहले इसका तो आयतन निकाल लीजिए, जितना आपके पास ये है इसका मेन आयतन। तो किसका लिख लें? घनाभ का आयतन। पहले घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? आयतन की जो डेफिनेशन है या जो सूत्र है वो है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये तो घनाभ का आयतन है, और उसका जो इकाई होती है वो अलग लिख देते हैं ना, सेंटीमीटर, तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा ये। ठीक, ये अब देखिए ये आ जाएगा, यहाँ पे 15 दिया है इस लंबाई में, और चौड़ाई में दिया हुआ है 30 और ऊंचाई में दिया है 15 सेंटीमीटर, तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब करना क्या है? हमें इसका आयतन अंकों में नहीं देना है, हमको घन ढूंढने हैं। तो घन ढूंढने हैं तो ऑलरेडी अगर हम 15 का अगर यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालें तो कैसे निकालते हैं? 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 5। 30 का कैसे निकालते हैं? 3 का लेते हैं, 2 से लेंगे, 2 से 15 और 3 × 5 = 15 और ये 5 × 1 = 5 और 15 का पे ऑलरेडी निकला हुआ है। यानी इस 15 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 × 5 लिख सकता हूँ। इस 30 की जगह क्या लिख सकता हूँ? 2, 3 और 5। इसका मतलब हो गया 2 × 3 × 5 और 15 की जगह 3 × 5, ये ऑलरेडी आ गया। अब क्या करना है कि जोड़े बनाना है। तो जोड़े बनाने के लिए पहले एक पास में रख लो तो और आसान है। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो इसको अलग कर दिया। फिर उसके बाद क्या आता है? 3, तो 1, 3, दूसरा 3, तीसरा 3, इनको भी पास में लगा लो। अब क्या बचा? 5 बचा, उसको भी ढूंढो। कितने हैं? 1, 2, 3, ये भी 3 ठुक मिल रहे हैं। पहला 5, दूसरा 5 और ये तीसरा 5। जोड़े बनाओ, ये गायब है, इसके जोड़े नहीं बन रहे। तो हमारे के पास कितना? 1, 2 है। अभी जोड़े बनाए, इसका त्रिक बनाने के लिए कितने चाहिए? 2 और चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि पहला 2, दूसरा 2, अर्थात ये 4 ऐसे और घनाभ मिल जाए तो ये काम चल जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इसमें ये 2 और आ जाएं, जिससे कि ये मेरा पूरा सिस्टम रेडी हो जाए। ये देखिए, यही तो नहीं था, और ये बना 4 से। तो कितने पूछ रहे हैं कि पूर्ण घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो इतने घनाभों की आवश्यकता होगी, अर्थात 4 घनाभों की आवश्यकता होगी। समझ पा रहे हैं? तो इसी प्रकार हम धीरे धीरे एक एक करके बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं। अब ये प्रश्न उठाते हैं, क्या 392 एक पूर्ण घन है? पहले तो ये ज्ञात करना है कि है भी कि नहीं, और यदि नहीं तो ऐसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 392 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। ठीक है जी। तो पहले तो पता करो है भी कि नहीं। तो जानकारी करने के लिए क्या तरीका है? 392 है, इसका पहले हमने अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो शुरू करते हैं।
तो सम संख्या है, तो 2 1 कम 2 बना 19, 2 9 18, 2 छक्के 12 है। अभी भी 2 से है तो 2 9 18 और 2 8 16। अभी भी 2 से है तो 2 चौके 8, 2 9 18। अभी ये 3 बन गया, 3 से 9 है तो 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। 7 7 49 और 7 1 7। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 392 के जो अभाज्य गुणनखंड निकले, 1 2 दूसरा 2 ये तीसरा 2 और ये पहला 7 ये दूसरा 7, क्या पूर्ण घन है? तो ये जगह 3 3 के जोड़े बन रहे होते हैं तो पूर्ण घन है। इसमें देख रहे हैं कि एक जोड़ा ये मतलब एक त्रिक में एक 7 कम है, तो ये पूर्ण घन नहीं है। तो पहला तो जवाब लिखेंगे पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। फिर कहते हैं तो ऐसी सबसे छोटी संख्या, तो जी जाहिर है कि जब इधर 2 है पूरे हैं, इधर 7 कम है, तो जो कम है वही तो सबसे छोटी संख्या है। तो क्या लिखेंगे? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह सबसे छोटी संख्या कौन है जो यहाँ पर नहीं है? तो वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जो गायब है, कौन सी गायब है? 7 गायब है। ठीक है, तो वो सबसे छोटी संख्या 7 है। अब जिसमें 392 को गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए, तो जी 7 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो इधर भी 7 का कर दीजिए। तो ये 392 में 7 का गुणा कर दे तो इधर भी 7 का गुणा कर दीजिए। पहला 2 दूसरा 2 तीसरा 2, पहला 7 दूसरा 7, यहाँ तक तो था। ये जी ये गुणा हो गया। इसका मतलब ये हो गया 7 दूनी 14 की 4 और 7 9 63 1 64 की 4 हासिल का 6, 7 3 21 6 27। इधर से कितना बन जा रहा है? 2 का घन और ये 7 का घन, अर्थात 7 दूनी 14 का घन। ये हुआ हमारा आंसर। तो गुणनखंड पूर्ण घन बन गया, ये बन गया, दिखा भी दो, ये भी निकल गया। तो इस तरह हम और एक आध सवाल लेते हैं। अब ये प्रश्न देते हैं, क्या 53,240 यानी 53,240 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो 53,240 को किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन बन जाए? तो ये तो पहले ही बता रहे हैं, यदि नहीं तो संभावना यही है कि नहीं होगा। तो निकाल के भी देख लो, है भी नहीं है तो कैसे नहीं है। तो ये लेते हैं 53,240 का पहले हमने क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या? सम संख्या है तो 2 से शुरू करेंगे। सो 2 दूनी 4 और ये बन गया 12, 2 छक्के 12 है और 2 छक्के 12 है, 2 दूनी 4 और 2 शून्य 0। फिर 2 से जाएगा तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 शून्य 0। अभी भी शून्य है तो 2 से लेंगे, 2 छक्के 12 है और फिर 2 छक्के 12 है, 2 पंचे 10, नहीं 2 छक्के 12 है, फिर 2 छक्के 12 है, 2 पंचे 10, अगेन 2 पंचे 10, 5 है, अब भी 5 से जाएगा। सो बीच में कोई जाएगा नहीं, 3 से देख ट्राई कर सकते हैं, 3 से हो सकता है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, नहीं 3 से नहीं जाएगा। 5 से, 5 एकम 5 16, तो 5 3 15 15, 5 3 15 और 5 एकम 5, ये हो गया। अब 13 131। अब क्या होगा? 7 से जो नहीं 11 से ही दे जाएगा। तो 11 एकम 11 है, 23, तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, फिर 11 से 11 121 ही होता है और 11 एकम 11। अब क्या बना देखिए, तो इधर क्या आया? ये 53,240 के जो अभाज्य गुणनखंड निकले 302 1 5 311, तो ये 1 ये 2 ये 3 सॉरी और ये पहला 5, फिर 1 11, ये दूसरा 11, ये तीसरा 11 है। जोड़े बनाइए, ये एक तो बच गया। तो जब बच गया तो वे तो पूर्ण घन नहीं है। तो क्या पूर्ण घन है? तो ये नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। तो ये जी पूर्ण घन नहीं है। अब नहीं है
तो क्या बोल रहे हैं, सबसे छोटी संख्या कौन सी, तो जिसका जोड़ा नहीं है उसी को भगा दो, तो बाकी तो पूर्ण घन है ही ये। तो किस प्राकृत संख्या से भाग दी जाए, तो जो ये एक्स्ट्रा बची हुई है जिसका जोड़ा बन ही नहीं रहा है, जोड़ा माने तीन तीन के जोड़े, वर्ग नहीं घन पढ़ रहे हैं, तो तीन तीन के जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो जिसका त्रिक, तीन जोड़े को त्रिक बोल सकते हैं हम यहाँ पर, तो जिसका त्रिक नहीं बन रहा है, यदि उसी को बाहर कर दें या उसी को भाग दे दें तो भागफल पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि 53 200 वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या 5 है। क्या लिखना है, सबसे छोटी संख्या से भागफल पूर्ण घन, हाँ 5 है, जिसे भाग देने पर, जिसे 53 240 में भाग देने पर, ठीक है, जिसे इससे भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी। प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी, आंसर यहाँ पर। और पूर्ण घन प्राप्त हो, घन तो पूछ नहीं रहा, नहीं तो इसे भाग देके घन भी बना लीजिए कि ये पूर्ण घन होगी। आसान है ना। चलिए अगला लेते हैं। अब इस प्रश्न को लेते हैं कि क्या 1188 यानी 1188 एक पूर्ण घन है, यदि नहीं तो किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से 1188 को भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। उसके बाद पूर्ण घन भी निकाल देना है। तो 1188 पूर्ण घन है कि नहीं, तो पहले इसका एक तरीका यही है कि 1188 का हम अभाज्य गुणनखंड ले लेते हैं। तो शुरू करते हैं 2 से, तो 2 पंचे 10, 18, 2 9 18 और 2 चौके 8, अभी भी सम संख्या है, 2 से लेते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 9 18 और 2 सत्ते 14 है। अब 3 से ट्राई करिए पहले, तो 3 9 27, हाँ 3 9 27 और 3 9 27। अब अभी भी 3 से जाएगा, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, फिर 3 से ट्राई करिए, 3 से 11 बार और ये 11 से 1 बार। इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब ये आ गया कि जो ये 1188 के हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल आए, वो पहला 2, दूसरा 2, पहला 3, दूसरा 3 और ये तीसरा 3 और एक 11 है। अब इसमें ये भी देख लीजिए कि किनके किनके जोड़े बन रहे हैं। इसमें पूरे पूरे 3 है, तो ये तो बच गया। इसमें एक तो 2 घटा हुआ है, इसमें 2 तो 11 घटे हुए हैं। तो जी 2 तो 11 और 1 तो 2, ये गायब है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर 1 तो 2 मिल जाए और 2 तो 11 मिल जाए तो मेरा काम चल जाता। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, तो किस सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या तो ये, इससे ज्यादा तो लेना ही नहीं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या से इतने को 1188 को भाग देना है, यानी 1188 में इन्हीं दोनों का तो भाग दे दूं तो बाकी तो बचा ही हुआ है। तो देखिए वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या होगी कौन सी, जो इसी में जो गायब है, मतलब ये गायब वाली ढूंढना भी जो इस वक्त है, तो वो कितना है, 2 गुणे 2 और 11, इन्हीं का तो जोड़ा नहीं बना था। तो ये कितने हो जाएंगे पूरे, 11 दूनी 22 दूनी 44। तो वह सबसे छोटी संख्या होगी 44। अब ये कह रहे हैं भाग दे दे के देख लो, तो इसमें जी क्या कर रहे हो, यही वही 1188 में 44 का भाग दे दो, इधर ही भाग दे दो तो बहुत आसानी हो जाएगी, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये बजाएगा पहला 2, दूसरा 2, पहला 3, दूसरा 3, तीसरा 3 और ये 11। भाग किनका देना है, इन्हीं का, जिनका जिनका नहीं आया था। तो 1 2 1 2, ये 11 11। यहाँ क्या बन गया, पहला 3, दूसरा 3, तीसरा 3, अर्थात 3 का 9 तरीक 27, या हम लिख सकते हैं 27 या 3 की घाते 3, ये बन गया पूर्ण घन। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा।